हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान में सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान को देखने वाले हैं जो कि बिहार स्पेशल से प्रेरित है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। और अंतिम में ऑप्शन हमेशा से दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन का समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि वो प्रोटियम होता है। और भारी हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइट्रियम होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऑप्शन दिया है तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, वेग या आवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा तरंगदैर्घ्य की इकाई को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति का मापन किया जाता है हर्ट्ज में, रेडियन में या मीटर प्रति सेकंड में या वाट में। तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है और सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? सोडियम सिलिकेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम ऑक्साइड का या टाइटेनियम ऑक्साइड का? तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। इस प्रश्न की व्याख्या है कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। इसका फार्मूला होता है SiO2। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट। तो इसका राइट आंसर होगा वाट। और विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है और वाट बराबर कार्य बटे समय होता है। अगला प्रश्न दिया है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम इसकी सीमा है। और इसके बारे में दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह कहा गया है व्यक्ति की उम्र की अनुसार उसकी आँखों की क्षमताएं घटती रहती हैं और इस प्रकार अलग अलग उसकी क्षमताओं के अनुसार एंगस्ट्रॉम तय किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शन दिया है 100 से 400 और 400 से 700 नैनोमीटर या 740 से 1000। तो इसका राइट आंसर होगा 400 से 700। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन दिया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लेक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर द्वारा किया जाता है। और यह हाइग्रोमीटर जो होता है द्रव और जल का तुलनात्मक घनत्व होता है। अगला प्रश्न है कि दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया है न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन वर्ग मीटर। बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दो बल का मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन वर्ग मीटर। और किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, सही कथन चुनना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर यही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग से ज़्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति न्यूनतम होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन का परमाणु का धनावेशित हिस्सा जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, ठोस जब गैस में डायरेक्ट परिवर्तित होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि कास्मिक किरणें या कास्मिक किरणों पर कौन सा आवेश होता है? आवेशित होती हैं या अनावेशित होती हैं? आवेशित या अनावेशित दोनों हो सकती हैं या कुछ नहीं होगा। तो कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, अतः उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये आवेशित कण होती हैं कास्मिक किरणें। अगला है 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर G होता है, G का क्या मतलब है? तो G का मतलब होता है जेनरेशन। जैसे 2G हुआ तो सेकंड जनरेशन, 3G हुआ तो थर्ड जनरेशन, 4G हुआ तो फोर्थ जनरेशन, अब तो 5G आने वाला है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ये एक स्कॉटलैंड के भौतिकविद थे। 1935 में पहली बार रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 16वां है गार्ड पार्टिकल क्या है? तो ये हिग्स बोसान जो है वही गार्ड पार्टिकल है, जो कि एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन सन 2013 में किया गया था। इसको गार्ड पार्टिकल या ईश्वरी कण कहा जाता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ऑप्शन दिया है 1928, 1932, 1950 और 1930। इसका राइट आंसर होगा 1930। इसका आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था और रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा गैलीलियो। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये राइट ब्रदर द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिमी के बराबर 1 माइक्रोन होता है। 1/1000 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ mm होता है। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये F=9/5C+32, जहाँ C सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है। जब इसको चेंज करेंगे तो ये सॉल्व करने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगला है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कब होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। और ये किस अवस्था में अलग किया जाते हैं? किसी मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग किया जाता है। लोलक की काल अवधि पीरियड ऑफ पेंडुलम के बारे में पूछा गया है। तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है या समय के ऊपर निर्भर करती है या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगर लंबाई कम होगी तो काल अवधि कम होगी और लंबाई ज़्यादा होगी तो काल अवधि ज़्यादा होगी। ये इसका फार्मूला दिया गया है। अगला प्रश्न है 24वां कि बल गुणनफल है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही बल होता है। फार्मूला आपको पता होगा F=m×a। अगला प्रश्न है त्वरण करने का सही सूत्र या त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A=v−u/t। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन दिया है विस्थापन, वेग, आयतन। तो आयतन सदिश राशि नहीं है क्योंकि इसकी दिशा निश्चित नहीं होती। ऑप्शन दिया है सदिश राशियां वे राशियां हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बदलती हैं। विस्थापन, वेग, बल ये सभी सदिश राशियां हैं। जब जिसमें दिशा नहीं होता वो अदिश राशि होता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वेग और संवेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। इसका फार्मूला है mv/v=m। 1 किमी दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसका तात्पर्य है 1000 मीटर। अगला प्रश्न है
एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। मतलब जब ग्रेविटी के त्वरण से जो ग्रेविटी है उससे नीचे आएगी तो वह भार हमेशा जीरो हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 31। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टरबाइन और डायनमो से। अगला प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना यूनिट होगा? तो 100 वाट का बल्ब लगातार 10 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। 1 यूनिट बराबर 1000 वाट प्रति घंटा बिजली होती है। तो जब 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलेगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 1000 वाट पर घंटा पर आवर्स। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। अर्थात 100 वाट का बल्ब 10 घंटे लगातार जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। डायनमो के विषय में अगला प्रश्न दिया है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सीधे सीधे हम आंसर देख लेते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्योंकि जब हम विद्युत से किसी कार्य को संपादित करते हैं तो वह विद्युत का यांत्रिक में परिवर्तन होता है, और जब हम किसी कार्य के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करते हैं तो यांत्रिक का विद्युत में परिवर्तन होता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, आमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा आमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो सामान्य विधि है कि अलग अलग रंगों को देखने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं और प्रिज्म के माध्यम से हम अलग रंगों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/लेंस की क्षमता। तो 1/लेंस लेंस की क्षमता का फार्मूला लगाएंगे तो 1/2 बराबर 0.5 मीटर होगा, और यह सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करना होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में लटकती है, तो ये नॉर्थ की दिशा को संकेत करती है। ऑप्शन में साउथ नहीं दिया है, इसलिए नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए हम तंतु को गर्म करते हैं और श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया है? ये बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1931 में भौतिक का 21 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया द्वारा यूरेनियम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जाता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़कर कमरे को ठंडा किया जाता है और इस तरह कमरे का तापमान कम हो जाता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। और फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है, या रांगा और शीशा टीन और लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है और लघुपथ या शॉर्ट सर्किट अभितारण ओवरलीडिंग या वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इस तरह से जो बिजली का कनेक्शन है वो बंद हो जाता है और आपके जो घर के उपकरण है वो बर्बाद होने से बच जाते हैं। अतिचालक का क्या लक्षण है? अतिचालकता का लक्षण पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा शून्य पारगम्यता।
तो अतिचालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके वैद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनस ने यह जानकर आश्चर्य हुआ ओनस को कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और यह पाया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसे ही व्यवहार दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होता है, इसका कारण पूछा है। तो इसका कारण है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है और जो अच्छा चालक होता है या जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो वो जितनी आसानी से और जल्दी से ठंडा हो रहा है गर्मी के दिनों में वह उतनी ही आसानी और जल्दी से गर्म भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा तो आपका कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है तरंगदैर्घ्य। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती रहती है और इसी को श्रृंग और गर्त के मध्य के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास या लेंस किस प्रकार के लेंस से बना होता है? तो ये उत्तल लेंस का बना होता है। ध्वनि का वेग या ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना है? तो ये 330 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में वेग। और इस तरह से शुष्क वायु में 332 होता है और तापमान 0 डिग्री रहने पर, और शुष्क वायु में 25 डिग्री तापमान पर 346 हो जाता है। हाइड्रोजन में 1284। सर्वाधिक एल्युमिनियम में आप देख रहे हैं, अर्थात ठोस में वायु की चाल ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों होती है, डुअल नेचर शो करता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण पूछा गया है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। और इसका एक कारण और भी है कि प्रकाश का जो सभी दिशाओं में प्रकीर्णन होता है इसकी वजह से भी आकाश नीला दिखाई देता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होगा? तो पानी का अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वर्षा की बूंद की गोलाकार होने का कारण पूछा गया है, तो ये सरफेस टेंशन इसका रीजन है। अगला प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो मैं आपको बता दूं इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सीधी सी बात है कि वो सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है, न्यूक्लियर फिजन। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभ की संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम कहाँ पर होता है? कुछ ग्रह दिए गए हैं ऑप्शन में, तो सर्वाधिक या दीर्घतम समय होगा प्लूटो पर, ये 248 वर्ष होता है, 248 पृथ्वी वर्ष होता है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक है, सी भी है, फोर्ट्रॉन भी है, जबकि फास्ट कोई भाषा कंप्यूटर की नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में? तो जर्मेनियम बहुत ही विख्यात सेमीकंडक्टर है।
अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है नाभिक से, और ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो पृथ्वी पर वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और अन्य सभी ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं जो एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। परमाणु बम का सिद्धांत। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती। तो हीलियम, नियान और आर्गन पाई जाती, जबकि रेडान नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत को बिल या बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो बिजली की खपत का बिल वाट पर आधारित होता है, और इसका राइट आंसर होगा ए। बिजली की खपत का बिल किलोवाट या वाट से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु पूछा गया है। तो जो ऑप्शन दिया गया उनमें सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। 10 जुलाई 1992 को इनसेट 2A छोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये फिजिक्स का जो रिपीटेड क्वेश्चन का प्रश्नों का सीरीज है यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम फिर विज्ञान के केमिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।